दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इसमें हम पूरा रिवाइज करने वाले हैं जो भी फार्मूलाज इसके अंदर आते हैं सभी। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर कितना भी वन शॉट करें तो इसका अप्रॉक्स 2 घंटे का लेक्चर ज़रूर होगा। इफ़ अगर लंबा वाला जो भी मतलब कि थ्योरी और एक साथ हो तो इसमें हम फार्मूलाज की बात करेंगे। ठीक है, और कम समय में इसे निपट देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। देखो डिफिनेशन के बारे में मैं बात नहीं करने वाला यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हो तभी आपको समझ आएगा। ठीक, तो पहले नंबर तो स्पेसिफिक चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है? सिंपली चार्ज को आपको पता है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो गया? अगर हम चार्ज को उसी के मास से डिवाइड कर दे तो वो स्पेसिफिक चार्ज होता है। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स मास। ठीक है, उसी के मास से। तो क्यू अपॉन एम हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है? स्पेसिफिक चार्ज। इसको स्पेसिफिक चार्ज को एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं इसको लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो वो एक्सिलरेट करते जा रहा है, मतलब उसका जो स्पीड है ना वो बढ़ते जा रहा है। ठीक, स्पीड बढ़ते जा रहा है तो उसका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो क्या होगा, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वेश्चन आता है तो समझो इस बात को। देखो, एक होता है यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मास जिसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² बाई c²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जिसमें कि एम क्या है? रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, एम नॉट क्या है? रेस्ट मास या इनवेरिएंट मास। मतलब क्या होता है एम नॉट? जो एक्चुअल मास होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मास जो है ना, जो चेंज नहीं होता। जैसे इस पेन का जो मास होगा, ठीक है, जैसे कि 5 ग्राम है तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको स्पीड से फेंकें, जितना स्पीड अगर बढ़ते जाता है तो इसका जो मास है ना वो चेंज होते जाएगा, मतलब मास बढ़ता जाएगा स्पीड बढ़ने से। कौन वाला मास? ये वाला मास, रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, नॉट दिस। तो इसी पर सवाल आता है यहाँ पे। ये जो मास कंसीडर किया जाता है इसको रिलेटिविस्टिक मास कंसीडर किया जाता है। इसीलिए बोलता है कि अगर चार्ज को हम फेंकते हैं, ठीक है, और वो उसका स्पीड है उसका बढ़ते जाता है तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? तो देखो चार्ज को जब फेंकोगे तो उसका मास बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मतलब जब फेंकोगे तो स्पीड, अगर स्पीड होते जा रहा है तो उसका मास बढ़ते जाएगा। मास बढ़ते अगर जा रहा है तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और अगर ऐसे सवाल आए कि अगर ऑब्जेक्ट को मतलब जो चार्ज इसको फेंका जाता है तो उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो रहा है। देखो स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो उसका स्पेसिफिक मास जो रिलेटिविस्टिक मास है वो भी कम होगा, और वो कम होगा मतलब कि स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसा आता है जिसे आप आराम से कर सकते हो। दूसरा चीज़ है यहाँ पे कि दो स्फेयर होते हैं, ठीक है, जिसपे कि जिसका रेडियस r1 होता है और एक का रेडियस r2 होता है। ठीक है, और उनके ऊपर चार्जेस होते हैं q1 q2। तो क्या होगा जब उसको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते? तो जब भी वायर से कनेक्ट किया जाता है तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसके बाद उसको आपको सवाल पूछता है कि बताओ इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूलाज क्या होता है? अगर इस पर चार्ज निकालना तो Q1 इज इक्वल टू R1 अपॉन जो R1 जिसका मतलब कि निकाल रहे हो उसी का रेडियस, ठीक है, अपॉन टोटल रेडियस इसका भी इसका भी, इनटू टोटल चार्ज जो भी दोनों पे चार्जेस हैं उसका सम। ठीक है, कुछ इस तरह से फॉर्मूलाज है सेम टू सेम। इस पर अगर निकालना है Q2 तो क्या लिखेंगे? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। कुछ फॉर्मूला इस तरह से है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, कूलम जो जो लॉ लगता है वो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे पॉइंट चार्जेस जैसे कि Q1 Q2 है, ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो, उसे बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, और जितना डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है। तो जैसे कि देखो जो फॉर्मूला होता है फिजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है ये रिलेटिव परमिटिविटी है, सॉरी परमिटिविटी है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, ई नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि ये करता है, जो जैसे कि दो चार्ज हैं, ठीक है, जिस मीडियम में उसको रखा जाता है तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रिपल्सन है, मतलब अट्रैक्स जो भी फोर्सेस होते हैं इंटरेक्ट करते हैं ना दो चार्जेस, उनके इंटरेक्शन को कम करता है परमिटिविटी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है तो परमिट करेगा कि दो चार्जेस का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाए, नहीं, हमेशा उसके अपोजिट में काम करता है। ठीक है, अगर अट्रैक्शन है तो हमेशा उसको क्या करेगा? इंटरेक्शन को उसके बीच में कम कर देगा। अगर रिपल्सन है तो उसको भी कम करेगा। ठीक, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। अगर दोनों चार्जेस को हम किसी मीडियम में रख दे तो मीडियम में रखोगे तो वहाँ पे रिलेटिव जो परमिटिविटी है मीडियम का वो चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे ई नॉट था एयर के लिए, तो यहाँ पे अगर जैसे कि मीडियम के लिए फोर्स निकालें
Q1/Q2 अपॉन 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये ई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ई एम है, और आर स्क्वायर। ठीक, इसको हम अभी थोड़ा देर के बाद देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है, सिर्फ इसका वैल्यू की बात करें, ये पूरा का वैल्यू होता है ये, ठीक है। के, जिसको हम के को रिप्रेजेंट करते हैं, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये सबसे कम होता है, ठीक है, मिनिमम। मतलब अगर परमिटिविटी की बात करें, परमिटिविटी सबसे कम कहाँ होता है, तो एयर में सबसे कम होता है परमिटिविटी, ठीक है। और किसी मीडियम में रखो तो परमिटिविटी उसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। परमिटिविटी बढ़ जाता है, इसका मतलब फोर्स वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे परमिटिविटी ज़्यादा, फोर्स कम हो जाएगा। देखो तो फोर्स और परमिटिविटी का इन्वर्स रिलेशन है ना, अगर परमिटिविटी बढ़ जाए तो फोर्स कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है, मीडियम में परमिटिविटी बढ़ जाती है तो ये कम हो जाता है फोर्स मीडियम में, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलेटिव परमिटिविटी समझो, तब यहाँ पे समझ में आएगा। रिलेटिव परमिटिविटी होता है जो, जैसे कि आपको रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पता हो, किसी का भी डेंसिटी निकालना है तो क्या करते हो, किसी का भी डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी, वाटर से कंपेयर करते हो, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है तो हम किसी भी रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, अगर एयर का हमें पता है, उससे हम कंपेयर करते हैं किसी मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि एयर का है, उससे हम कंपेयर करते हैं। तो ई आर अपॉन ई एम बाई ई नॉट लिखते हैं, ठीक है। ई आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको हम घुमा के से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखना। और इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, यहाँ से इसको निकाला गया, ई एम इज इक्वल टू ई आर इंटू ई नॉट, तो ये तो इसे निकाल लिया गया, यहाँ से आपको पता ही होगा, ठीक है। अब ये समझो, किसी भी फोर्स की बात करें, ठीक है, फोर्स इन मीडियम, जैसे कि फोर्स इन मीडियम की बात करें, तो वो जो फोर्स इन एयर होता है उससे उसका के टाइम्स कम हो जाता है। जैसे कि फोर्स अगर जैसे कि एयर में होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे दो चार्जेज हैं, ठीक है, उसको रख रहे हो एयर में, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन हो वो ज़्यादा होगा। अगर किसी मीडियम में रख दे तो वहाँ पे कम हो जाएगा। कितना कम होगा, के टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे आया रिलेशन, तो इसको इस रिलेशन को इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है मैंने, एफ मीडियम तो एफ एम इज इक्वल टू एफ एयर फोर्स इन एयर, तो एफ नॉट्स इसको हमने लिखा है, और ई आर नीचे लिखा है। ई आर क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो कि ई आर हमने यहाँ भी लिखा था ना, ई आर इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट, ठीक है। जो कि ई आर किसको रिप्रेजेंट करता है, के को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इतना टाइम्स कम हो जाता है, ये यहाँ पे के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे जो लिखा है सेम टू सेम, ये दोनों सेम चीज़, दोनों कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है। और इसको कैसे निकाल सकते हो, ये लाने के लिए ना आपको सिंपल इस फोर्स को इस फोर्स से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करोगे इस फोर्स को इस फोर्स से, तो आपका आएगा एफ इन एयर अपॉन एफ इन मीडियम, जो है आपको आएगा, जब ये डिवाइड करोगे ये तो पूरा कट जाएगा चार्जेस, ठीक है, चार्जेस और जो रेडियस है उसका कम हो जाएगा। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट है, देखो तो इन्वर्स रिलेशन है ना, फोर्स बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ पे फोर्स और एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स रिलेशन है, तो फोर्स यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आएगा, है ना, और मीडियम वाला जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे आएगा, है ना, एप्सिलॉन। तो कुछ इस तरह से रिलेशन होगा। अब हमें पता है कि ई एम अपॉन ई नॉट जो होता है वो क्या होता है, ई आर होता है। भैया ये मीडियम का परमिटिविटी और कंपेयर किया गया है किससे, परमिटिविटी और फ्री स्पेस इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी है तो होता है, और यहाँ से ये निकाल लिया गया है। एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट अपॉन ई आर, ठीक है। इसको अदल बदल कर दिया यहाँ पे, समझ में आ गया होगा ये कैसे आया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो दो चार्जेस है Q1 Q2, ठीक है, जिस जो कि यहाँ से रेडियस R1 और R2 से सेपरेटेड है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा Q1 Q2, तो R12 हम लिख दिए हैं, R12 लिखो या फिर R21 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में चार्जेस का सेपरेशन डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स जो लग रहा है, इसको कैसे हमने लिखा है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो लिखना ही है, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो रेडियस होता है जो उनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो R12, ठीक है, R12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे R12 जो हमने लिखा है R12, और यहाँ पे जो हमने लिखा है ये, और यहाँ पे जो मोड लगा दिया है ना, तो मोड लगा दिया इस वजह से ही मैग्नीट्यूड है। देखो
वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या अर्थ होता है, ये मतलब कि क्या रिलेशन है। जैसे कि देखो ये आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर वेक्टर में दो चीज़ें होते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आर वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर के ऊपर ये तो रहेगा तीर, इसको मोड लगा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मोड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड, एम से एम याद रखना, ठीक है। मोड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड इंटू आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आर वेक्टर यहाँ पे देख रहे हो, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू आर, मतलब जो यूनिट वेक्टर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए ऊपर हमने जो आर स्क्वायर लिखा है, ये क्या है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 हटा दो, खाली आर पे ऊपर वेक्टर ही लगाओ, ऐसे ऐसे लगा दो, हो जाएगा ये वाला सेम टू सेम, ये और ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो, तो अब यहाँ पे ये वेक्टर यानी जो ये नीचे वाला लगा दिया हमने ये वाला, और इसको ऊपर क्या हमने लिख दिया, यूनिट वेक्टर लगा दिया। यूनिट वेक्टर लगाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, यूनिट वेक्टर मतलब 1 है, समझ लो, ठीक है। तो R12 यहाँ पे लिख दिया, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, नीचे आर स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ पे ये वाला हो गया है, ठीक है। अगर समझना चाहते तो यहाँ पे भी समझ सकते हो, 1 अपन जैसे कि मैंने लिखा है जो 1/4πε0 Q1 Q2 अपन जो यहाँ पे लिख रखा होता है, जैसे कि ये देखो R12 स्क्वायर, ये क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाला हमने लिखा है, इनटू यहाँ पे ये क्या लिखा है, एक्चुअली अगर लिखना चाहे तो ये पूरा का पूरा लिख दो, ठीक है। आर वेक्टर हो गया, वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड से, तो क्या आएगा, डायरेक्शन ही तो आएगा भाई। आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर 1 2 अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये एक्चुअल वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, ये वाला आएगा कि नहीं। तो इसको ऐसे भी लिखने का तरीका है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख दिया हमने, ठीक है, इसको पूरा करके, तो ऐसे आप लिख सकते हो, ये भी तरीका है, ठीक है। और क्वेश्चन में घुमाकर कुछ ऐसा देता भी है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये वाला कि दो चार्जेस होते हैं, थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखें कि उन पे फोर्स जो लगे वो नेट फोर्स जीरो हो। तो 3 चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला बात करते हैं, 3 चार्जेस सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो जैसे कि देखो ये दो चार्ज है, ठीक है, तो पूछता है कि थर्ड चार्ज हम कहाँ रखें कि इन पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस की वजह से वो नेट फोर्स जीरो हो, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है। तो सिंपल है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम एल मान लेते हैं, ठीक है, एल डिस्टेंस पे है, ठीक है, दो चार्जेस सेपरेट हैं। अब हम इस चार्ज को कहाँ पे रखें कि इस पे नोट फोर्स जो लगे वो जीरो लगे। तो देखो जब भी दो सेम टाइप के चार्ज हों, ठीक है, सेम टाइप के चार्ज हों तो हमेशा थर्ड चार्ज को इनके बीच में ही कहीं रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अपोजिट चार्ज के हों तो हमेशा इसके बाहर रखा जाएगा। अब कहाँ रखा जाएगा ये भी तो फ़र्क पड़ता है ना, इससे दूर रखें मतलब कि अवे फ्रॉम, जैसे कि हमेशा छोटे चार्ज से उसकी दूरी कंसीडर करते हैं, ठीक है। छोटा चार्ज यहाँ पे ये है तो जो भी डिस्टेंस इसके बीच में आएगा ना वो छोटे चार्ज से हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि एक्स का फॉर्मूला, एक्स क्या है, छोटा फार्मूला है, एक्स इजिकल टू एल अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन। अगर सेम नेचर के हों, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एल बाई अंडर रूट एन प्लस वन। और अगर अपोजिट नेचर के हों तो एक्स इजिकल टू जो डिस्टेंस आएगा एल अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन यहाँ पे होगा, ठीक है। अपोजिट नेचर के दो चार्जेस हों तो, और अपोजिट नेचर के हों तो जो थर्ड चार्ज रखा जाएगा वो आउटसाइड ऑफ द, ये दोनों चार्जेस के आउटसाइड रखा जाएगा, ठीक है। आउटसाइड कहाँ पे रखा जाएगा, छोटे चार्ज की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी छोटे चार्ज की तरफ ही रखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में निकालना है हमें, ठीक है, थर्ड चार्ज कहाँ रखे, तो सिंपल थर्ड चार्ज का पोजीशन निकाल रहे हैं तो एक्स हम निकाल रहे हैं, पोजीशन तो कहाँ से आएगा, इसके इससे आ रहा है, ठीक है। जो पोजीशन आएगा एक्स इससे दूर कितना आएगा वो आ रहा है, ठीक है। अभी जो निकाल ले जा रहे हैं तो एक्स इक्वल टू एल मान लो कि यहाँ पे 6 मीटर है, ठीक है, कितना है 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर जो माना है मान लो, तो 6 लिख देंगे ऊपर अपॉन अंडर रूट एन। तो अंडर रूट एन क्या होता है, एन हमेशा बिगर चार्ज बाई स्मॉलर चार्ज। तो यहाँ पे 12 है ना, 12 अपॉन 3 और प्लस 1, ठीक। तो क्या आएगा 6/3 × 12 और 4 का रूट हम निकालेंगे तो 2 प्लस 1, तो 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया और 3 दूनी 6, मतलब ओवरऑल 2 आया। तो एक्स इजिकल तो 2 सेंटीमीटर मान लो या मीटर जो भी है, ये मान लो सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर पे, तो ये 2 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, किधर, 2 सेंटीमीटर इधर से 2 सेंटीमीटर इधर, हमेशा छोटे चार्ज से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम थर्ड चार्ज रखेंगे क्यू, ठीक है, थर्ड चार्ज।
इससे कितना दूरी पे होगा, इससे कितना दूरी पे होगा, सिंपल जो चार्ज आया उसको घटा दो, जो पूरा डिस्टेंस है 6 में से 2 घटा दो, 4 यहाँ से 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 12 क्यू वाला जो चार्ज है उससे 4 सेंटीमीटर अवे रहेगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव चार्ज इसको ले लेते तो नेगेटिव चार्ज अगर कंसीडर, मान लो कि इसी को हम नेगेटिव चार्ज ले लेते, ठीक है, इसको नेगेटिव कर लेते तो क्या होता, अगर नेगेटिव कर लेते तो एक्स इजिकल टू हम जो निकालते तो एल जो है डिस्टेंस तो 6 ही रहता, अंडर रूट जो आता वो यही आता। ठीक है, 12/3 तो क्या आता, 12×3 = 12, 4 ही आता। ठीक है, 3×12 4 √2 आता। ठीक है, यहाँ पे -1 करना पड़ता। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आता, 2 में से गया 1, 6 आता, टोटल 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर किधर आता, 6 सेंटीमीटर ये इधर की इधर कहाँ लिखते, तो हमेशा अगर नेगेटिव दो चार्जेस अलग अलग के नेचर के हैं तो ये अवे फ्रॉम दिस छोटे चार्ज की तरफ हुआ, छोटा तो यही है, तो इससे 6 मीटर आगे। ठीक है, यानी कि 6 मीटर आगे सेंटीमीटर आगे यहाँ जाएगा, तो इससे कितना दूर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज जो होगा यहाँ प्लेस किया जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे टोटल दूरी कितना हो जाएगा बड़े चार्ज से, 12 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ ऐसा सवाल पूछा जाता है। कुछ पेंडुलम प्रॉब्लम आते हैं, इसमें सिंपल फॉर्मूला याद रखोगे, 2 चार्जेस हैं। ठीक है, 2 चार्जेस हैं पेंडुलम की तरह लटकाया हुआ। ठीक है, चार्ज 1 और चार्ज 2। ठीक है, जिसका मास एम, चार्ज Q1 और M1 मास है उसका। ठीक है, चार्ज Q2 मास M2 है, दोनों चार्ज को लटकाया गया है। ठीक है, पेंडुलम से बांध कर, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, रिपेल करने के बाद उसका डिस्टेंस कुछ आएगा उसके बीच में, और जिस पॉइंट से लटकाया हुआ है कितना एंगल बना रहा है एक दूसरे से। ठीक है, तो एंगल θ1 θ1 θ2 इस तरह से है। ठीक है, इस पर चार्ज लग रहा होगा Fe, इस चार्ज की वजह से Fe, इसके ऊपर भी लगेगा इधर Fe, नीचे mg फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो थीटा निकालने की बोलता है, रिलेशन कुछ ऐसा होता है, tan θ1 + tan θ2 = m2/m1। ठीक है, एक्चुअली देखो tan θ क्या होता है, Fe/mg यहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखो tan θ और m का रिलेशन जो है वो इन्वर्स है, उल्टा है रिलेशन। ठीक है, तो tan θ1 = m2 लाएगा, tan θ2 = m1 लाएगा, तो ये याद रखना बस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिंपल कुछ भी नहीं है भाई, फोर्स ही है। फोर्स जो एक यूनिट चार्ज पे लगता है। ठीक है, फोर्स और यूनिट चार्ज को बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। डायमेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई, डायमेंशन निकालना है सिंपल, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है q इज इक्वल टू क्या होता है IT। अरे भैया ये जानते हो ना, I इज इक्वल टू Q/T, इसी तरह QT लगती है, I इज इक्वल टू Q/T, तो I का क्या होता है एम्पियर, A टाइम का T, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो AT, Q इज इक्वल टू AT। ठीक है, Q इज इक्वल टू AT हमने लिख दिया, अब इसको mlt लिख दिया है। एक्चुअली ऊपर A जाएगा, T भी ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -A आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख सकते हो माल्ट। ठीक है, माल्ट माल्ट याद रख सकते हो, ऐसे याद रखने का बस तरीका है। अब देखो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा बस याद रखना है इसमें पॉइंट चार्ज, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक मान लो पॉइंट चार्ज क्यू पॉइंट चार्ज है, इसके वजह से पॉइंट पी पर कोई बोल रहा है कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसका बीच में डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो कितना होगा हमेशा याद रखना, पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R² होता है। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो KQ/R² हो जाएगा। याद रखना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है। अगर वही पोटेंशियल पूछता कि किसी पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल, तो वहाँ पे कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, KQ/R होता है सिर्फ पोटेंशियल वाला, हम आगे देखेंगे उस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा R² होता है, याद रखना, हमेशा नहीं, कुछ कुछ जगहों पे देखो यहाँ पे, जैसे कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से क्या होगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, जैसे कि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, बहुत लंबा एक वायर है समझो। ठीक है, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना उसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस। ठीक है, तो चूंकि लीनियर चार्ज यहाँ पे आ गया ना, लीनियर चार्ज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, हमें पता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, जैसे कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग, हाफ रिंग जैसे कि। ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2k π/2k λ/r। ठीक है, 2k λ/r, बस याद रखो 2k λ/r, 2k λ/r। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का कुछ ऐसा रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि इससे भी सवाल आता है, आगे देखेंगे अभी। और यहाँ पे देखो आर्क की वजह से क्या होता है, आर्क आर्क एक छोटा सा है। ठीक है, हाफ रिंग भी नहीं है, उससे भी कम है। ठीक है, आर्क उसके वजह से होता है 2k λ/r,
ये आर होता है जो कि मान लो कि यहाँ पे बोल रहा है तो ये आर होगा ना यहाँ पे, ठीक है। और इंटू साइन अपॉन थीटा/2, थीटा/2 ये जो बन रहा है एंगल, ठीक है वो, ठीक। आर्क जैसे ये हुआ, यहाँ पे पूछ रहा है पॉइंट पी पर क्या होगा, तो ये रेडियस हुआ ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पी पर, तो ये यार रेडियस हो गया, तो 2 के पाई 2 के लैम्डा अपॉन ये रेडियस आर, ठीक है, इंटू साइन थीटा/2। साइन मान लो कि 60 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे हम लेंगे कितना, 30, ठीक है, याद रखना। ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ऑन द एक्सिस, एक रिंग होता है, ठीक है, रिंग के एक्सिस पे क्या होगा भैया, रिंग के एक्सिस पे कितना होगा हम कैसे निकालेंगे, रिंग का एक्सिस है ना, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, कहीं भी एक्सिस से पूछे ना, एक्सिस, ये रिंग का एक्सिस ये है, ठीक है, रिंग के सेंटर पे ना बोल रहा है, एक्सिस से बोल रहा है, ठीक है। तो कहीं भी पूछे तो KQ x अपॉन R² + x² टू द पावर 3/2, याद रखना, ये वाला एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। और इसका अगर आप कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, इधर भी, और यहाँ पे मैक्सिमम होता है x R/√2 पे, ठीक है, R/√2 पे मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है, डाइपोल की वजह से अगर एक्सिस पे पूछे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस तो समझ में आता है, जैसे कि एक डाइपोल है, ठीक है, ये एक डाइपोल है छोटा सा डाइपोल, अगर इसी एक्सिस पे पूछे, ठीक है, एक्सिस से पूछे तो क्या होगा, एक परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल भी इसको बोलता है, इक्वेटोरियल पे 2 पॉइंट आता है, ठीक है, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो एक्सिस से पूछेगा डाइपोल तो 2 kp/r³, यहाँ पे पी क्या है, ये पी होता है, ये इसको बोलते हैं डाइपोल को पी, ठीक है, इसकी वजह से, तो 2 kp/r³, R³ यहाँ पे होता है, याद रखना, डाइपोल की वजह से R³ होता है, ठीक, 2 kp/r³ और परपेंडिकुलर पे पूछे तो kp/r³ सिर्फ, ठीक है, परपेंडिकुलर पे पूछे तो kp/r³, यहाँ पे पूछे तो 2 kp/r³, मतलब यहाँ पे ज़्यादा होता है, सिर्फ समझ में आया। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पोजीशन पे वो ज़्यादा होता है रेदर देन दिस पोजीशन, ठीक है, अगर रेडियस दोनों का सेम हो तो, ठीक है। मान लो इस डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे, ये भी R1 डिस्टेंस पे है, तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, ठीक है। 2 kp/r³, यहाँ पे kp/r³ है, ठीक है, तो हमेशा एक्सिस वाले पे ज़्यादा होता है, याद रखना। अब बात करते हैं कि अगर कोई हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड, ये सब रॉ स्फेयर है, ठीक है, तो हमें याद रखना, यहाँ पे स्फेयर की बात करते हैं, ठीक है, स्फेयर, स्फेयर कैसा है, पहले हम बात करते हैं कंडक्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग, ये सब पर ध्यान मत दो, सिर्फ कंडक्टिंग सुनो, ठीक है, कंडक्टिंग हुआ, ठीक है। तो कंडक्टिंग कैसा भी रहे, सॉलिड रहे, हॉलो रहे, चाहे जैसा भी रहे, चार्जेस हमेशा कहाँ रहते हैं, याद रखना, कंडक्टिव वाले चार्जेस जो होते हैं कभी अंदर ठहरते ही नहीं है, हमेशा ऊपर चले जाते हैं सरफेस पे, हमेशा सरफेस पे चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कुछ नहीं होगा, जीरो, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो हो जाएगा। सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे होगा KQ/r², आउट ऑफ द सरफेस क्या होगा, KQ/r², भैया ये दोनों का लगे तो रहा एक की, देखो यहाँ पे R² जो है रेडियस वाला आर है, ठीक है, और ये आर जो है किसी दूर डिस्टेंस पे देगा, ठीक है, सेंटर से, वो हो गया आर यहाँ पे, ठीक। और ग्राफ कुछ का इस तरह से बनता है, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की बात कर रहा है, अंदर अंदर हमेशा अंदर, यहाँ तक है ना, अंदर यहाँ तक अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन जैसे ही सरफेस पे जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है। फिर बाहर जो जाते जाता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज की वजह से लग रहा है वहाँ पे कमते जाता है धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि KQ/r² होता है तो कुछ इस तरह से कम होता है, ठीक। और यहाँ पे R=R होता है, मतलब रेडियस के बराबर होता है। अब देखो ये वाला तब समझ में आएगा, थोड़ा सा जो मैंने ये छोड़ा है ना, ये वाला तब समझ में आएगा, ये समझने के बाद। अब जैसे कि नॉन कंडक्टिंग की बात करें, ठीक है, तो हमेशा नॉन कंडक्टिंग की सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि क्लासीफाई किया गया, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग में सॉलिड। अब देखो सॉलिड जो स्फेयर होता है ना, सॉलिड स्फेयर सॉलिड है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज हम उसके पूरे सरफेस पे ना होकर, मतलब पूरे उसके यानी कि हर एक वॉल्यूम में रहेगा, ठीक है, चार्ज एकदम अंदर भी रहेगा, नॉट ओनली ऑन सरफेस, रह भी नहीं करेगा सरफेस पे, हमेशा अंदर रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सरफेस पे तो वही होगा KQ/r² एंड आउट ऑफ द सरफेस KQ/r², सेम इसी के जैसा फॉर्मूला है ना, सेम इसी के जैसा।
सिर्फ अंदर वाली की बात करते हैं। अगर सॉलिड है तो अंदर एकदम जीरो हो जाएगा, लेकिन कंडक्टिंग के बारे में, नॉन कंडक्टिंग के बारे में बात करें और सॉलिड है तो के क्यू अपॉन आर, के क्यू आर, ये आर कौन है, जहाँ पे कोई जैसे कि सॉलिड है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके यार यहाँ पे इस पॉइंट तक पूछा है, पी पे है ना, आर, ये आर हो गया, ये वाला आर, ठीक है, आर। तो के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ये आर क्यू कौन है, ये जो डिस्टेंस या रेडियस है पूरा वो वाला, ठीक है, आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। आर क्यू जो है कौन, आर क्यू है रेडियस है, ठीक है, मतलब कि अंदर भी बढ़ रहा है। तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, सरफेस पे एकदम सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद कमते जाएगा। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है ना, जैसे कि देखो ये आर इज इक्वल टू आर है, सरफेस तक है ना, सरफेस तक बढ़ते जाएगा, सरफेस तक बढ़ते जा रहा है। ये सेंटर पे है, ठीक है, सेंटर पे इनसाइड है, इनसाइड की बात कर रहा है, सेंटर पे कुछ है, मतलब जीरो होगा लेकिन बढ़ते जाएगा, ठीक है, बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ जाएगा, और बढ़ के एकदम सरफेस पे सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घटने लगेगा, ठीक है, सेम टू सेम। और यहाँ पे फॉर्मूला इसे भी याद रख सकते हो कि क्यू आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, रो आर, रोअर, रोअर याद रखना, रोअर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये कैविटी के केस में भी ऐसा होता है, ठीक। अब थोड़ा सा ये समझ लो, देखो अब जब भी ये हम बात कर रहे थे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के बारे में, सॉलिड की बात कर रहे थे, नॉन कंडक्टिंग था, तो नॉन कंडक्टिंग था, सॉलिड था, इस वजह से जो चार्जेस थे पूरे यानी कि वॉल्यूम इसका डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि नॉन कंडक्टिंग है और इसको हॉलो बना दिया जाए, तो हॉलो बना दिया जाए तो मतलब अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो जो चार्जेस होंगे अगर, तो वो कहाँ रहेंगे, चार्जेस रहेंगे मतलब जो हॉलो पार्ट है उसके जो सरफेस वाला पार्ट है उसी पर। और जब सरफेस वाला पार्ट है और नॉन कंडक्टिंग वाला है तो ये काम करेगा हमेशा सॉलिड बेस जैसा, है ना, कि सरफेस पे चार्ज है, तो सेम इसी के जैसा तो बन गया। तो सॉलिड के केस में हमें सोचना, मतलब कि जो कंडक्टर होता है उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि चार्जेस हमेशा सरफेस पे होते हैं, ठीक, और इसकी वजह से कुछ फोर्स इस तरह से होते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग अगर है और हॉलो कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि चार्जेस उसके सरफेस पे हैं, ठीक है, और चार्जेस सरफेस पे हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये वाला, क्या क्यू के क्यू आर अपॉन आर क्यू, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं ना भाई साहब, जो स्फेयर है वो हॉलो है, तो मतलब जो हॉलो है तो वो पूरा चार्ज है वो सरफेस पे ही है। नॉन कंडक्टिंग के केस में भी सेम इसके जैसा रूल फॉलो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाएगा, सरफेस पे के क्यू अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, और आउट ऑफ द सरफेस के क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है। अब बात करते हैं, कोई कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, जैसे कि कंडक्टिंग प्लेट होता है ना, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट की वजह से चार्ज क्या होगा, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेट के बारे में बात कर रहा है, प्लेट थोड़ा मोटा होता है, ठीक होता है, ठीक है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन जब नॉन कंडक्टिंग थिन शीट के बारे में बात करेगा, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो, सीट होना चाहिए। अगर सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसकी वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बस याद रखो इसको। और ये वाला जो दोनों में कॉमन आता है, क्यू अपन 2 AE0, क्यू अपन 2 AE0 दोनों कॉमन ही है, तो ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, प्लेट के लिए सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, सीट के लिए सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक है, याद रखना इसको, दम रट लो। सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, प्लेट के लिए, ठीक है, और सीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सीट के लिए हाफ हो जाता है, बस कुछ नहीं याद करना है आगे। यहाँ पे जैसे दो पॉइंट चार्ज, अब यहाँ पे कोई, यहाँ पे तो मैंने लिख रखा है, ठीक है, एक्चुअली कुछ ग्राफ दिया है, ठीक है, ये ग्राफ दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का कुछ वैरी कर रहा है, ठीक है, तो हमें बताना है किसका कौन ग्राफ है। जैसे कि क्वेश्चन ये दे रखा है, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, डाइपोल और चार्ज 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो कौन किसका ग्राफ है, तो कैसे बता पाओगे। जैसे कि देखो, तो पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल 1 अपन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। लाइन चार्ज का क्या होता है, लाइन चार्ज किसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज हमने देखा था ना, अभी देखा था भाई साहब, के पी, सॉरी, जो था 2 k लैम्डा अपॉन आर। तो देखो तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सेमी सर्कुलर रिंग, उसके बाद 2 k लैम्डा अपॉन आर,
तो कैसा रिलेशन है, ई अपॉन आर का रिलेशन है, ई इज इक्वल टू 1/r, ठीक है, ई इज इक्वल टू 1/r, ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन है। डायपोल की वजह से क्या होता है, 2kp/r क्यू, हमने देखा था ना डायपोल की वजह से, तो मतलब कि आर क्यू नीचे आ रहा था, ठीक है। 2kp किस में आएगा, केपी किस में आएगा, वो भी हमने बात किया था कि एक्सियल वाले पे ज़्यादा होता है, मतलब डायपोल में एक्सियल वाले पे ज़्यादा होता है, ठीक है। 2kp/r क्यू और इक्वी जो मतलब इक्वेटोरियल होता है इक्वल टू क्या होता है, kp/r क्यू। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन तो ये ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यू, तो आर क्यू है। चार्ज शीट की वजह से क्या होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया चार्ज शीट का है, हमें कुछ समझ में आ रहा है, चार्ज शीट तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कितना डिस्टेंस पे रखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ही, उतना ही लगेगा, ठीक है। तो ये चौथा जो दिख रहा है, तो ये एकदम रेडियस जो आर से है एकदम अलग है, ठीक है, रेडियस बढ़ाते जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कमेगा नहीं, किस में नहीं कम रहा, देखो तो ये सब कम ही नहीं रहा, रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि चार्ज शीट है, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे पूछेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो आएगा वही यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे आएगा, मतलब रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम का सेम है। तो ये किसकी वजह से हो गया, चार्ज शीट की वजह से, ठीक है। अब बात करें इसकी, सबसे कम है, सबसे कम है, इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम कम हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम डायरेक्टली कम हो जाएगा। तो आर क्यू आया है ना, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो एकदम ये क्यों ऐसा है, आर इज इक्वल टू 1 पे सबका सेम ही होगा भाई, आप 1 पर सबका सेम होगा, ठीक है, सिर्फ इसका छोड़ के 1 पे सबका सेम होगा, इन तीनों का पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और डायपोल की वजह से। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। लेकिन जो 3 पे बात करें थर्ड वाला, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r क्यू वाला है, ये है ना, एकदम डायरेक्टली कम हुआ है। 2 वाला 1/r² वाला है ये, ठीक है, उससे कम, थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा सा कम करे तो ये भी कम होगा, थोड़ा सा कम करे तो ये भी कम होगा, लेकिन ये स्क्वायर रूप में कम हुआ, ये क्यूब रूप से कम हुआ ना, दो मान लो कि रेडियस 2 की है ना, तो द्वितीय छः गुना कम हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 रखें तो ये 4 गुना कम होगा, ये 2 ही गुना कम होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कम हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा कम होगा, रेडियस जितना बढ़ेगा जितना ज़्यादा कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम ही है। तो 3 लाख किसका होगा, डायपोल की वजह से हो गया है ना, ये डायपोल की वजह से हो गया। और ये R² वाला किसके वजह से हो गया, मतलब कि धीरे धीरे कम हो रहा है थोड़ा, पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना। ये वाला इलेक्ट्रिक परसेंट हुआ लाइन चार्ज की वजह से, है ना। तो रिलेशन कुछ इस तरह से, ग्राफ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये मोशन करा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, देखो चार्ज पार्टिकल को अगर आप इसी में फेंक देते हो, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को तुम फेंको, इसी में फेंको, इसी के अलाउंग, ठीक है, जिधर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फेंको, तो भैया इस पर फोर्स लगेगा एकदम, इसी के अलाउंग जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन अगर तुम चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंको, ऐसे परपेंडिकुलरली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम ऐसा मानो कि हवा इधर चल रहा है, हवा चल रहा है, ठीक है, और तुम चार्ज को फेंक रहे हो, चार्ज को अगर मान लो इधर से तुम फेंकोगे, तो जिधर हवा चल रहा है उधर फेंकोगे तो उधर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ऐसे फेंकोगे तो हवा फेंको थोड़ा उड़ी आ जाएगा, तो चार्ज को फेंकोगे इससे तो आएगा इससे ही, है ना, यहाँ पे गिरेगा तो जरूर आके ऐसे गिरेगा, तो देखो तो पैराबोला बनाएगा, है ना, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। इसमें क्या सीधे फेंक रहे हो हवा के डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल उसके, तो सीधे चला जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर तुम चार्ज को फेंकते हो अलॉन्ग ई तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, और अगर परपेंडिकुलर फेंकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलरली फेंकोगे तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, मतलब हवा की तरह है, उड़िया देगा, समझो, मानो, ठीक है, समझो ऐसे बस। और कितना एंगल से उड़ियाएगा, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू डेविएशन, कितना डेविएट करेगा, जैसे ये फेंक रहे हो, ठीक है, फेंको ऐसे आना चाहिए तो, लेकिन डेविएट कर गया, तो कितना एंगल डेविएट करा, कितना एंगल डेविएट करा, QED जो चार्ज है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस पे गया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, D/mu², ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, मास क्या था चार्ज का, QED/mu², ठीक है, QED/mu², ठीक है, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला tan थीटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन है समझो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यही यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम क्या बोल देते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, इस कंडीशन में कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलरली पास हो, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जैसे कि ये एक एरिया है, ठीक है, एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, 3 वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया,
तो फ्लक्स यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स को ये फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो यहाँ पे ई लिख देते हैं, मैग्नेटिक रहता है तो बी लिख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई लिख देंगे। तो ई फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, किस एरिया से पास कर रहा है, ठीक है, और उनके बीच में एंगल क्या है, कॉस थीटा। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो इसका यूनिट चाहो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, जैसे है वो आप उसका पुट करो, आप निकाल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर एरिया का आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे गॉस लॉ भी होता है, फाई एप्सिलॉन, जैसे कि फाई एप्सिलॉन गॉस लॉ इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इन इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि देखो गॉस लॉ को थोड़ा सा बता देते हैं। गॉस लॉ ये कहता है कि कोई एक स्फेयर है, ठीक है, कोई एक स्फेयर है, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज, दो चार्ज, जितना भी चार्ज रखो, ठीक है, उस सरफेस के अंदर चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, वो कितना होगा, वो क्यू इनसाइड जितना चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो उतना के बराबर होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इनक्लोज्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमें प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि गॉस लॉ ही कहता है फाई एप्सिलॉन इज फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। प्रूफ कर सकते हैं इसको चाहें तो। जैसे कि देखो फाई एप्सिलॉन, यहाँ पे फाई है, ठीक है, फाई ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक फार्मूला ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालने का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे कंसीडर किया गया सबसे जिस सरफेस जिसके अंदर एक चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना भाई, बिल्कुल निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है। अब एक स्मॉल स्फेयर, छोटा सा एरिया, ये पूरा स्फेयर है, सर्कल नहीं लिया मैंने, स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर कंसीडर करो, इसको इमेजिन करो, स्फेयर है, उसके अंदर एक चार्ज इनक्लोज्ड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये छोटा सा एरिया वेक्टर हमने लिया, छोटा सा एरिया वेक्टर, इसको डी एस बोलो, ठीक है। डी एस स्मॉल एरिया वेक्टर है, या ए भी लिख दो, डी ए लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है एरिया वेक्टर का, इसी का है, ठीक है। एन कैप से डायरेक्शन को बताने के लिए हम शुरू में ही देख चुके हैं, ठीक है। एन कैप डायरेक्शन, कैप के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन के लिए। तो इधर डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जो पूरा स्फेयर पे है, सरफेस पे है, यानी कि पूरा पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है ना, कितना होगा इस चार्ज की वजह से, के क्यू अपॉन क्या होगा, जो रेडियस होगा, है ना, आर स्क्वायर, यही ना होगा, बिल्कुल। जो रेडियस कुछ आर होगा, नहीं रेडियस तार होगा ना यार, सरफेस या स्फेयर का, आर स्फेयर का रेडियस आर होगा, ठीक है। स्फेयर का रेडियस आर होगा, तो आर स्क्वायर हमने लिख दिया इंटू डी एस, डी एस इंटू क्या है, डी एस। डी एस क्या होता है, डी एस छोटा सा, यहाँ पे क्या है, छोटा सा स्फेयर का ये डी एस लिया गया, इसको डी एस बोल रहे हैं, छोटा सा एरिया, ठीक है। लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा ये स्फेयर का एरिया क्या होता है, पूरा स्फेयर का हर जगह ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, पूरा में निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पूरा का एरिया जो होगा स्फेयर का एरिया क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वायर होता है ना स्फेयर का एरिया। इसका एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करके बाहर निकालेंगे, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यू लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर है, ठीक है। आर स्क्वायर इंटू डी एस, क्या है, डी एस को जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन आप साइन हटा रहे हैं, ठीक है, डी एस को इंटीग्रेट करेंगे क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, क्यू ऊपर बचा ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया आपका फाई ई के, है ना। हम चले थे शुरू कहाँ से किए थे, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। आया क्या, क्यू एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू फाई, ठीक है। ये तो अभी लिख दिया हमने, है ना। ये और ये सेम ही तो आया, मतलब ये आ गया, प्रूव हो गया ये गॉस लॉ। बस इस वीडियो में अगला इतना ही है।